ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हानि। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में 3 लोक वाला पाठ अपना कल पूरा हो गया। इस तरह से अभी अपने देखें तो देवशास गुरु की पूजा, देवशास गुरु वाला पाठ, देवशास गुरु की स्तुति, 7 तत्व संबंधी भूल, 4 अनुयोग और 3 लोक। ऐसे ये पाठ अपने 6 पाठ पूरे हो गए हैं। 10 पाठ टोटल है, इसमें से 6 पूरे हो चुके हैं। फिर 4 पाठ और शेष बचते हैं, जिसमें से सप्त व्यसन वाला पाठ आज अपने को प्रारंभ करना है। ये 7 व्यसन कैसे होते हैं, क्या है, कैसा इनका स्वरूप है, और खास चीज ये है कि यहाँ जो अपन स्वरूप देखेंगे इस पाठ के माध्यम से, इसमें निश्चय और व्यवहार निश्चय व्यवहार दोनों रूप यहाँ पर देखने को मिले। माने ये जो व्यसन है, व्यसनों की चर्चा चलती है, तो ये व्यवहार से यानी इनकी बाहरी क्रिया कैसी, और भाव व्यसन और निश्चय से व्यसन क्या है, वो बात भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बनारसी दास जी के नाटक समयसार ग्रंथ के आधार से लिखा हुआ पाठ है, इसलिए बनारसी दास जी का परिचय भी अपने को देखना चाहिए। और गजब की बात यह है कि बनारसी दास जी ने ये व्याख्या सबसे पहले की, ये निश्चय व्यसन की। वैसे तो छिपे हुए रूप में शास्त्रों में अपने को मिल जाती है वो बात, लेकिन बनारसी दास जी ने खुल करके निश्चय और व्यवहार ये दोनों तरह से इसकी व्याख्या की है, वो अपन देखेंगे। पहले कविवर पंडित बनारसी दास जी का परिचय भी अपन देखें। बनारसी दास जी का जो जीवन परिचय है, ये असल में क्या कहें, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने लायक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रत्येक जैन को पढ़ने लायक, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने लायक। कि जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, पुण्य का उदय पाप का उदय कैसे आता है, और उसमें व्यक्ति कैसे तटस्थ रह सकता है, स्वयं के प्रति कितना ईमानदार होना, ये उनकी जीवन की कृतियों से अपने को पता चलता है। इसलिए इनका जीवन परिचय तो देखना ही चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो परिचय दिया है संक्षेप में है, थोड़ी बहुत बात अपन और करेंगे भी सही, लेकिन फिर भी आप लोग इससे प्रेरणा लेकर के इनका जो पूरा परिचय है वो देखना। कहाँ देखना वो भी अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। चलिए, आप में से कोई पढ़ना चाहता हो तो ये पढ़ सकते हैं बनारसी दास जी का परिचय। नहीं है कोई तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। अच्छा, आज अपूर्व नहीं है आज। हम्म। कविवर पंडित बनारसी दास जी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास जी 17वीं शताब्दी के रस सिद्ध कवि और आत्मानुभवी विद्वान थे। आपका जन्म श्रीमाल वंश में लाला खरक सेन के यहाँ विक्रम संवत 1643 में माघ सुदी एकादशी रविवार को हुआ था। उस समय इनका नाम विक्रमजीत रखा गया था, परंतु बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। आपने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे। आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा था, तथा आपका पारिवारिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं रहा। आपकी 3 शादियां हुई, 9 संतानें हुई, 7 पुत्र एवं 2 पुत्रियां, पर एक भी
जीवित नहीं रही। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि वे आत्मानुभवी पुरुष थे। काव्य प्रतिभा यहीं तो तक आपको अभी यहीं तक देखते हैं। देखिए क्या कहा कि अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त। अध्यात्म दृष्टि से देखो तो भी, और अगर काव्य, जिन जिन ने काव्य लिखा है और काव्य करने वाले कवियों के बारे में देखो तो भी, तो सर्वोच्च प्रतिष्ठा है बनारसी दास जी। बनारसी दास जी का नाम लेते ही ऐसा समझना चाहिए कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं जिसका लेवल बहुत ऊंचा है, क्या, जो अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। चाहे अध्यात्म देख लो, चाहे काव्य देख लो, और उनके जीवन परिचय को देखेंगे तो वास्तव में कि जीवन कैसे जिया जाता है इस क्षेत्र में भी बहुत आगे। अध्यात्म देखना है तो नाटक समयसार का जो उन्होंने एक अभ्यास किया और स्वयं ने नाटक समयसार ग्रंथ लिखा समयसार के कलशों के ऊपर, उसमें उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखता है। इसके अलावा आपको ध्यान हो, उपादान निमित्त की चिट्ठी, परमार्थ वचनिका, ये चिट्ठियां अपन ने पढ़ी है ना, ये दो चिट्ठियां बनारसी दास जी की हैं, और इसमें कितना गजब का उन्होंने अध्यात्म उतारा है ये अपन देख चुके हैं। इससे पता चलता है अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे थे, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। दूसरी बात, काव्य का क्षेत्र अगर देखो तो हिंदी हिंदी के जो विभाग हैं तरह तरह की यूनिवर्सिटियों में, उन यूनिवर्सिटियों में हिंदी विभाग में कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं होगा कि जो बनारसी दास जी का नाम नहीं जानता। हाँ, बिना अध्ययन किए हुए ही बन गए हों कोई तो अलग बात है, लेकिन अगर हिंदी साहित्य का अच्छे से अभ्यास किया होगा तो बनारसी दास जी के नाम से अपरिचित तो हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा। मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं। हिंदी साहित्य को अगर सही से समझना है तो उस कालखंड को और उस समय होने वाले कवियों को भी समझना पड़ता है, और उस समय के प्रमुख कवि थे, तुलसीदास के समकालीन थे, है ना। और वो काल कुछ ऐसा ही था, बहुत बड़े बड़े महाकवि थे, उसमें बनारसी दास जी भी अपने आप में बहुत महान कवि थे। तो काव्य के क्षेत्र में भी सर्वोच्च प्रतिष्ठा हासिल थी। 17वीं शताब्दी के रस सिद्ध कवि और आत्मानुभवी विद्वान थे। रस सिद्ध कवि माने कि जिनके काव्य में सभी तरह के रस देखने को मिलते हैं, है ना, मतलब रस पैदा होता है उनका, काव्य पढ़ो तो एक पढ़ने में आनंद आता है। देखो हमारे एक टीचर थे पहले, जब हम अ, शास्त्री कर रहे थे उस समय पर, बहुत अच्छे विद्वान संस्कृत के, वो ये सतीश जी कपूर, है ना, सतीश कपूर सर थे संस्कृत। वो ये कहते थे कि शब्दों में वास्तव में रस होता है, शब्दों में वास्तव में रस होता है। और हम लोग इसको कैसे घटित करते थे कि वास्तव में शब्दों में रस होता है, क्योंकि भाषा वर्गणा पुद्गल है, और पुद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही है, तो रस होगा ही होगा। और वो खुद ये कहते थे, वो जैन दर्शन के पाठी नहीं थे, संस्कृत के थे, लेकिन वो कहते थे शब्दों में अपने आप में रस, जैसे शब्द बोले जाते हैं वैसे सामने वाले व्यक्ति के मन में वो भाव पैदा होते हैं, वो भाव पैदा होना वही रस बनना है ना। जैसे वीर रस की कविता सुनने पर पढ़ने पर आपको जोश आ जाता है, हास्य रस की सुनोगे तो अंदर से ही हंसी आने लग जाएगी, शांत रस की सुनने पर बिल्कुल शांति 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 लग, तरह तरह के हैं। उसका उदाहरण आपको ध्यान है ही सही, मेरे ख्याल से लगभग सबने सुना होगा। एक ही बात है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, ये बात ठीक है, इसको ही दो कवि अलग अलग ढंग से कैसे बताते हैं। एक तो कहता है नीरस तरुवर विलसति पुरतः, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है सुनने में, नीरस तरुवर विलसति पुरतः, अलंकारों का प्रयोग। दूसरा बोलता है शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन एक में तो ऐसे मीठे रस की धार बह रही है, और दूसरे में बिल्कुल जैसे डंडे मार रहा हूं। शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे नीरस तरुवर विलसति पुरतः, तो है ना, शब्दों का अंतर है, शब्दों का फर्क पड़ता है। जैसे शब्द कहे जाते हैं उन शब्दों से एक रस बनता है अपने आप में। अरे लौकिक में किसी से ऐसा कहा जाए कि जाओ अपने पिताजी से पूछ करके आओ, तो इतना बुरा नहीं माने, क्योंकि जा अपने बाप से पूछ करके आ, है?
अब कितना है, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे गाली दे रहा हूं। समझ में ही बात। तो शब्दों में वो रस है। शब्दों में का मतलब उन शब्दों को सुन करके जो उसका भाव जानता है उसके मन में एक रस पैदा होता है। तो रस सिद्ध कवि उसको कहते हैं कि जिसके शब्दों का सीधा असर पढ़ने वाले पर पड़े, और जिसको पढ़ करके वो रस पैदा हो। जो रस कवि बनाना चाह रहा है वो रस पैदा हो, हास्य, है ना, और श्रृंगार, या शांत, विभत्स, वीर, ऐसे तरह तरह के रस, 9 रस होते हैं। आया समझ? 9 प्रकार के रस होते हैं। उन 9 रसों से सिद्ध जो कवि हो, रस सिद्ध कवि कहलाता। खास चीज क्या थी? ये रस सिद्ध कवि भी थे और आत्मानुभवी विद्वान भी थे। आत्मा का अनुभव भी इनको था। हाँ, सभी महान विद्वान ऐसे ही, बुदर दास जी, दौलत राम जी, बनारसी दास जी। बनारसी दास जी का लेवल थोड़ा सा ऊंचा इनसे कहलाता है इन सबसे, क्योंकि इनका जो काव्य है उसमें अलंकार और वो सब चीजें बराबर चलती, छंद बिल्कुल उनके मीटर में रहते। भूधर दास जी भी हैं, सभी हैं वैसे तो, लेकिन बनारसी दास जी चूंकि अध्यात्म में विशेष सराबोर नजर आते हैं, इस वजह से बनारसी दास जी का काव्य एक अलग लेवल पर नजर आता है। देखो थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देखते हैं। आपका जन्म श्रीमाल वंश के लाला खरग सेन के यहाँ विक्रम संवत 1643 में माघ सुदी एकादशी रविवार को हुआ था। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि श्रीमाल वंश के तो फिर ये तो वो होंगे, क्या बोलते हैं, श्वेतांबर होंगे, क्योंकि श्रीमाल तो श्वेतांबर में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। श्रीमाल तो एक वंश है ना। कई प्रकार के वंश, कई प्रकार की गोत्र सभी जातियों में और सभी तरह के अन्य अन्य मतों में भी होता है। जैसे खंडेलवाल, अब हम लोग खंडेलवाल, टोडरमल जी खंडेलवाल थे, उदरदास जी खंडेलवाल थे, हैं? तो खंडेलवाल आपको अन्य मत में भी दिखेंगे, वैष्णव में भी दिखेंगे, और खंडेलवाल जैन में भी मिलेंगे। ऐसे ही पोरवाल भी मिलेंगे, अग्रवाल भी मिलेंगे। अग्रवाल में तो मिक्स ही चलता है, एक ही परिवार में दोनों भी मिल जाते हैं। खंडेलवाल जैन है तो पूरा वो जैन ही संतति चलेगी, है ना। पोरवाल जैन है तो जैन ही चलेंगे, वैष्णव है तो वैष्णव ही चलेंगे। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये जो श्रीमाल वंश है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये श्वेतांबर थे क्या। टोडरमल जी के एक साथी थे, महाराम जी ओसवाल। अब ओसवाल ओसवाल कहने में तो श्वेतांबर लगता, लेकिन ओसवाल दिगंबर में भी हुआ करते थे। तो ऐसे ही श्रीमाल वंश में लाला खरग सेन के यहाँ पर, लाला खरग सेन इनके पिताजी का नाम था, और श्रीमाल वंश के थे। विक्रम संवत 1643, आज से कितने साल हो गए, 400। और अभी क्या चल रहा है अपना, 2080 चल रहा है ना, 2080 चल रहा है, तो 1643 से ये आपके हो गए 437। 437 साल हो जाएंगे 20 फरवरी। माघ सुदी एकादशी है ना, माघ सुदी एकादशी 20 फरवरी को आने वाली है। 437 साल पूरे हो जाए बनारसी दास जी। 37 साल पहले इनका शायद 400वां जन्मदिन मनाया भी गया हो। माघ सुदी एकादशी रविवार के दिन हुआ था। देखो इनकी तिथि वगैरह मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने खुद ने लिखी थी। कहाँ लिखी थी? खुद ने अपना जीवन परिचय लिखा है, उसके अंदर इन्होंने तिथि दी थी। उस समय इनका नाम विक्रमजीत रखा गया था। देखो कहीं पे विक्रमजीत, कहीं पे विक्रमाजित, ऐसे दोनों नाम उसमें मिलते हैं। तो वैसे तो विक्रमजीत ही अर्थ निकलता है, तो विक्रमजीत नाम रखा गया था। परंतु बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। छोटे थे, पार्श्वनाथ जी की यात्रा के लिए ले जा रहे होंगे इनके माता पिता, कि भाई बालक पैदा हुआ है, इसको ले जाएं कहीं पर, है, दर्शन कराने ले जाओ पहली बार बच्चे को, तो पास में बनारस लेकर के गए। तो बनारसी दास नाम रख दिया। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। गजब की बात है, कोई भाई बहन इनके नहीं थे उस जमाने में। आपने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। अरे बहुत से उतार चढ़ाव क्या देखे, उतार चढ़ाव ही इनका जीवन रहा। पूरे जीवन में उतार चढ़ाव ही चलते रहे। आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा था, तथा पारिवारिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं रहा। आर्थिक विषमता कई बार आई, कई बार तो बड़े सेठ बन गए ऐसे, हैं? और कई बार ऐसी कंजूसी तो क्या कहें, ऐसी दरिद्रता भी आ गई कि ये पहले जैसे जब
अध्यात्म के मार्ग में नहीं लगे थे, बाजार में चाट खाते थे, है ना। चाट होते हैं, चाट समझते हैं ना, चाट पकौड़ी वगैरह। तो वो चाट खाते थे, और वो चाट वाले को पैसा चुकाने के लायक पैसे भी नहीं थे इनके पास। उसकी उधारी इतनी चढ़ गई, तो उससे बच करके निकलते थे, छुपते छुपाते निकलते थे। लेकिन वो चाट वाले को भी इनसे प्रेम था, तो कह रहे मत शर्माओ, आ जाओ, जब आए पैसा तब दे देना, तुम तो खाओ। ऐसा कह करके वो इनको खिलाया जाता। पारिवारिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं रहा। आपकी 3 शादियां हुई, 9 संतानें हुई, 7 पुत्र एवं 2 पुत्रियां, पर एक भी जीवित नहीं रही। ये गजब की बात है। आप सोचो, 7 तो बेटे, 2 बेटियां, एक भी जीवित नहीं बचा। हैं? 9 बालक हुए हुए, रहे नारी नर धोई, ऐसा लिखा है उन्होंने। ज्यों पतझड़ तरुआर हुए, रहे ठूठ सो हुई। जैसे पतझड़ में एक ठूंठ बचता, सारे पत्ते खिर जाते हैं, उसी तरह से ये सारे बच्चे उनके गुजर गए। 3 शादियां हुई थी, 3 शादियां हुई थी, 3 विवाही भारजा, है, इस तरह से लिखा है उन्होंने सर। अब सोचो, यहाँ तो एक का भी अगर वियोग हो जाए तो कितना दुख होता। अब जिसका एक भी बालक नहीं बचा, और अपने आंखों के सामने बच्चों का वियोग होना, ये कितनी बड़ी बात है। बच्चों के सामने माँ बाप का वियोग तो होता ही है, ज्यादातर वही देखा जाता है। लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की मृत्यु, वो भी सारे ही 9 के 9 बच्चे, एक भी जीवित नहीं बचा। ऐसी विडंबना है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ। धैर्यवान थे, आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि वे आत्मानुभवी पुरुष थे। चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं अपन। आत्मानुभवी कैसे कह सकते हो आप? उनके जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव हुआ और ये सब हुआ, और उल्टी सीधी उनकी हरकतें भी रही। देखो, कुछ हरकतें तो इस तरह की भी सुनने को मिलती हैं। क्या, अध्यात्म तो पढ़ लिया था, लेकिन अध्यात्म पढ़ करके निश्चयाभासी हो गए, एकांती हो गए। तो क्या करते थे? हैं? ये 4 दोस्त थे, ये चारों के चारों मित्र, वो एक ही कमरे में नगन होई, चारों जने फिरे कोठड़ी माही। नग्न होकर के एक कमरे में विचरण करते या बैठ जाते, ध्यान लगाते, और कहते अभी हम मुनि हो गए। कपड़े वपड़े उतार दिए, मुनि हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कपड़े पहन के बाहर निकल जाते, अब हम गृहस्थ हो गए। ऐसा ऐसा इनको एकांत चढ़ गया, है ना। ये उन्होंने खुद ने लिखा। फिर ये दशा इनकी कुछ समय तक रही। कुछ समय बाद रूपचंद जी पांडे, जिनका बहुत अच्छा अध्ययन था कर्णानुयोग का, तो कर्णानुयोग का अभ्यास, सार आदि का अभ्यास इन्होंने उनसे किया, और गुणस्थान की परिपाटी जब इनको समझ में आई, तब इनके दिमाग से ये एकांत का भूत उतर गया। ऐसा इनके खुद के शब्दों में, बनारसी दास जी। तो ऐसा एकांत चढ़ गया था, लेकिन जब गुणस्थान आदि का अभ्यास किया, कर्णानुयोग का अभ्यास किया, तो अध्यात्म सही समझ में आया। यही कारण है कि बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में एक 14 गुणस्थान अधिकार, 14 गुणस्थान अधिकार आया समझ में। वो प्रतिमाओं वगैरह का सबका वर्णन है उसके अंदर। 5वें गुणस्थान की तो बहुत विस्तार से व्याख्या है। ये सब उन्होंने दिया है, इसीलिए दिया कि कोई कोरा अध्यात्म पढ़ करके मेरे जैसा निश्चयाभासी एकांती नहीं हो जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो जो एकांती हुए उस समय भी कवि तो थे ही सही, तो कुछ गड़बड़ भी लिख दी होगी। तो इन्होंने खुद ने लिखा, बनारसी दास जी ने, कि बाद में उस एकांत के समय पर जो भी काव्य रचनाएं लिखी थी, उन सबको वापस गंभीरता से पढ़ा इन्होंने, और उसमें देखा कि वो तो सारी की जो काव्य रचनाएं हैं, वो सब जिनागम के अनुसार ही थी, उसमें कुछ गलत नहीं। क्यों? क्योंकि बात तो वो, मतलब निश्चय का जो कथन था, वही बातें उन्होंने की थी उसमें। ये सब भाई कवि कवि सुरी, हाँ, जिनागम के अनुसार इस तरह का लिखा है उन्होंने छंद। ये वो सारी जो कवित्व, इन्होंने जो सारा कवित्व रचा एकांत की दशा में भी, वो सारा कवित्व कोई अप्रामाणिक नहीं है, सारा प्रामाणिक ही है। बस उसको गलत एंगल से देखने के कारण लोगों में ऐसी बुद्धि हो सकती थी, तो ये तो इन्होंने सुधार कर ही दिया था। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो ऐसी इनके जीवन की बहुत विचित्र विचित्र दशाएं हैं, और कई प्रसंग हैं, कई प्रसंग इनके जीवन में। बहुत इन्होंने पहले, जब अध्यात्म नहीं मिला इनको, यानी धर्म मार्ग में नहीं लगे, तब खूब तंत्र मंत्र टोटके, और इनमें भी खूब इनका दिमाग चला। किसी ने बेवकूफ बना दिया कि ये
या तुम ऐसा ऐसा मंत्र लो, और इस मंत्र को रोज सुबह सुबह जब शौच करने जाओ तो वहां पे बैठ करके इतनी देर बैठना और बोलना, साल भर बाद तुमको अशर्फियां मिलेंगी, मोहरें मिलेंगी। साल भर तक ये पागलपन उन्होंने किया, और साल भर बाद कुछ नहीं मिला, हताश हो। कह रहे देखो कैसा पागल बनाया है। ये सब उन्होंने खुद ने अपने जीवन का वर्णन किया, इसलिए मैंने कहा ना, जीवन का पूरी ईमानदारी से वर्णन, पूरी ईमानदारी से। कहने को अपन ये एक लाइन में अपन ने कह दिया, पूरी ईमानदारी से वर्णन किया। सोच के देखो हमने हमारे जीवन में कितनी कितनी गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां जो बता नहीं सकते, चाह करके नहीं बता सकते। बनारसी दास जी ने वो सब गलतियां, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब गलतियां उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के, है जैसे कोई दूसरा ही व्यक्ति लिख रहा हो, वो अपने जीवन के बारे में इतने, क्या कहें, निष्पक्षता से और निर्भीकता से उन्होंने वो आलोचन किया स्वयं के जीवन में। उनको कोई परवाह नहीं थी कि सामने वाले व्यक्ति मुझे कैसा समझेंगे, मेरी मूर्खता की हंसी उड़ाएंगे, ऐसी कोई परवाह नहीं थी। उनको तो ये नजर आया कि मेरे जीवन से बहुत लोग प्रेरित हो सकते हैं, जैसी मैंने गलतियां की हैं ऐसी ही किसी और ने भी गलतियां की हो तो वो भी सुधर सकता है, ये उनको नजर आया, इसलिए उन्होंने वो रचना की। समझ में आ रही बात? गजब के थे बनारसी दास जी। अपने तो सारे ही विद्वान एकदम हीरे जैसे हुए हैं, हीरे एकदम। आया समझ में? कोई मोल नहीं चुका सकता। क्या टोडर मल जी, क्या बनारसी दास जी। और बनारसी दास जी के बारे में विशेष बताऊं मैं आपको थोड़ा सा, ये जो शुद्ध आमनाय का चलन चला, शुद्ध तेरा पंथ आमनाय का, इसके प्रणेता वास्तव में बनारसी दास जी थे। कि हम तो टोडर मल जी को समझते थे, अरे टोडर मल जी ने तो उस क्रांति को आगे बढ़ाया, क्रांति को आगे बढ़ाया और गजब का विस्तार दिया। टोडरमल जी ने जिस वेग से, जिस तीव्रता से वो काम किया, वो काम पहले नहीं हुआ था, लेकिन उस काम का प्रारंभ बनारसी दास जी से होता। बनारसी दास जी और उनके समकालीन जो भी लोग थे, लोग बाग चर्च, मतलब वहां पे व्यापार करने जाते थे। आगरा, आगरा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि राजधानी थी ना उस टाइम, तो आगरा राजधानी थी, मुगलों के साम्राज्य में आगरा राजधानी थी। तो उस टाइम पर आगरा में भी लाल किला, ये याद है कि नहीं आप लोगों को? आगरा से बाद में दिल्ली में भी शिफ्ट हुआ, दिल्ली में भी बनाया गया, लेकिन आगरा में भी लाल किला। और आगरा इनका एक मुख्य स्थान था। वो शाहजहां को वहीं पे बंद किया गया था, वो सब इतिहास की बात है, अपने को उससे मतलब नहीं। बात यह है कि आगरा व्यापारिक केंद्र था, और लोग बाग आगरा व्यापार करने जाते, और इनके आध्यात्मिक बातें सुन करके, इनकी चर्चाएं सुन करके अध्यात्म रस लेकर के आते। ऐसा अनेक जगह पर कथन मिलता है, जगह जगह फैल जाती है बात। आया समझ में? कि भाई बड़े विद्वानों की मंडली थी, इन्हीं के टाइम पर भैया भगवती दास जी थे, ये सब समकालीन थे। बनारसी दास जी, भैया भगवती दास जी, रूपचंद जी पांडे, कुंवर पाल, ऐसे पांच सात और विद्वान थे। मतलब एक अच्छी शैली थी, तेरापंथ शैली उस टाइम से चल पड़ी थी। और उनकी सभा में जाकर के बैठते व्यापार करने वाले भी, तो ऐसा धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके, अध्यात्म का रस पी करके, और फिर वहां से जाते थे। तो वहां से वो जगह जगह वो शुद्ध आमनाय का चलन एक चल पड़ा। जिसको टोडरमल जी का साथ मिला तो वो तो पूरा देशव्यापी हो गया, है ना। टोडरमल जी ने तो फिर कमाल ही कर दिया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा और इनका परिचय है, उसको भी देखते हैं। कोई पढ़ना चाहता है अपने से? पढ़िए। नहीं चालू होगा आपका माइक, को होस्ट बना दिया मैंने आज सब। ठीक है, स्क्रीन नहीं हम्म। आएगी क्या? अच्छा स्क्रीन, नहीं आती तो स्क्रीन किसी पर को तो हम्म, एक सेकंड देखता हूँ, इसमें शायद नहीं, अभी वो अपने पास नहीं है इसके अंदर। कोई बात नहीं, जिनके पास पुस्तक हो उनसे पढ़ो। जिनके पास मैं पुस्तक पढ़ती हो हूँ। वो, हाँ। और भी है क्या कोई काश पुस्तक से जिनके? और तो कोई लग नहीं रहा मेरे को। मैं यूँ कह रही थी उससे पहले कि हो सकता है चाट वाला यूँ बोलता हो कि मुझे कविता सुनाओ इस विषय पर, तब तो मैं तो नाश्ता दूंगा फ्री में।
अब ये ऐसा भी तो तो देखो ऐसा हो उल्लेख जाता है। होता तो जरूर अपन ये बात करते हैं, लेकिन इस तरह का उल्लेख मिला नहीं कि कविता सुनना। वो तो एक सहज एक प्रेम का भाव था इनकी, जो भी हो इनसे मित्रता। और सुनाते होंगे, क्यों नहीं सुनाते होंगे। जब गली गली में उनके क्या कहें उनके पद गाए जाते थे, और उनके बारे में जो भी मतलब उनकी जो रचनाएं थी वो रचनाएं गाई जाती थी, हो सकता है कि वो वहां पे काव्य सुनाते हैं। बात काव्य हो सकती। प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न रहे। इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस का ही वर्णन था। यह इस रस की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे विवेक जागृत होने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दिया। इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्मय हो गया, और उसके बाद की रचित 4 रचनाएं प्राप्त हैं: नाटक समय सार, बनारसी दास विलास, नाममाला और अर्ध कथानक। नाटक समय सार अमृत चंद्राचार्य के कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है, किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति सा आनंद आता है। यह ग्रंथराज अध्यात्म सरोवर है। अर्ध कथानक हिंदी भाषा का प्रथम आत्मचरित्र है, जो कि अपने आप में एक प्रौढ़तम कृति है। इसमें कवि का 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है। बनारसी विलास कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है, और नाममाला कोश काव्य है। कवि अपनी आत्म साधना और काव्य साधना दोनों में ही बेजोड़ है। हम्म। देखिए क्या कहा, काव्य प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी, तो क्योंकि काव्य ऐसा क्षेत्र है कि ये सीखा नहीं जा सकता। हाँ, मांझा जरूर जा सकता है इसको, लेकिन सीखा नहीं जा सकता। काव्य कला बचपन से ही किसी मतलब पैदाइशी होती, जन्मजात प्रतिभा होती है। उसको थोड़ा सा और विस्तार दिया जा सकता है, उसको मांझा जा सकता है, लेकिन सिखा नहीं सकते आप किसी को काव्य करना। ज्यादातर लोग वो खुद को दो चार लाइन लिख करके तुकबंदी करके कवि समझने लग जाते हैं, लेकिन काव्य इतनी हल्की चीज नहीं। हाँ, वो इनबिल्ट ही होता है, वो अंदर ही उसका एक सेटअप होता है दिमाग में, उसके हिसाब से वो काव्य रचनाएं अपने आप निकलती है ना। तो काव्य प्रतिभा तो जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे। 14 साल की उम्र किसको बोलते हैं? 8वीं का बच्चा, 8वीं 9वीं का बच्चा, सोचो आप। और उच्च श्रेणी की कविता, यूं नहीं तुकबंदी छोटा मोटा कुछ बना ले। उच्च श्रेणी की कविता, एक काव्य का ग्रंथ है। वो 14 साल की उम्र में तो उन्होंने रच दिया, तो काव्य रचनाएं तो कब से ही कर लेते हो। सोचने की बात है। अच्छा, पढ़ने कब से लगे थे मालूम? इनको पढ़ने कब भेजा गया? 11 साल की उम्र में तो पढ़ने भेजा था। आजकल की माएं हैं ये सीखे, और बच्चे को 3 साल होते ही नहीं, और वो तो बड़े शहरों में तो ऐसा सुनते हैं पहले से ही वो 1 1.5 साल का होता तभी एडमिशन के लिए वो करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। ऐसा सुना है मैंने, मेरा मित्र है वो मुंबई में, वो बताते हैं इस तरह कि बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए तो वो जन्म से जन्म होते ही वहां पे पहले स्कूल में भी दौड़ेंगे, वहां पे माँ बाप का भी इंटरव्यू होगा। है नहीं, क्या गजब की ये अंधाधुंध मची है। लोग बाग और कितने पागल हैं। बनारसी दास जी ने लिखा, बहुत पढ़े ब्राह्मण अरु भाट, वणिक पुत्र तो बैठे हाट। क्या कि ब्राह्मण और भाट उस जमाने में उन्हीं को पढ़ाया जाता था। दोनों के दोनों बस इसी काम में लगते थे, ब्राह्मण हो या भाट हो। भाट वो चारण जो दूसरों के विरुद्ध गाते रहते हैं। और वणिक पुत्र तो बैठे हाट, कि वणिक का बेटा तो हाट में ही बैठेगा, यानी कि व्यापार करेगा, व्यापार धंधा आदि करेगा। तो एक वो पढ़ने की पद्धति नहीं थी। 11 साल की उम्र में इनको पढ़ने भेजा गया। 11 साल की उम्र। और जो 11 साल की उम्र में पढ़ने गया, बौद्धिक विकास बौद्धिक क्षमता कितनी की, 14 की उम्र में 3 साल में तो है तो इतनी गजब की कविताएं करने लग गए। और उस जमाने में जिनकी कोई एक विधिवत शिक्षा, क्या कहें 10वीं 12वीं कॉलेज ये तो थे ही नहीं कुछ, उनके ऊपर पीएचडी की जा रही है। बनारसी दास जी जो खुद कोई विधिवत स्कूल में नहीं है, उनके ऊपर पीएचडी की जा रही है। और यहाँ माँ बाप पागल होते हैं, नहीं जाना पड़ेगा। वो 2 2 2.5 2.5 साल के बच्चे हैं जिनमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो
बेचारे बच्चे बता सके कि हमको पेट दुख रहा है या हमको है सूसू पोटी क्या आ रहा है, कुछ भी उसको वो बता नहीं पाता है। और ऐसे बच्चे को वहां भेज देते हैं कसाईयों के हाथ में। क्या कसाई है बिल्कुल, वहां पे वो ध्यान थोड़े रखते हैं। वहां पे अगर गंदगी कर दे तो वो बच्चे को मारने लगता है। बोलो, और शिक्षा पद्धति इस तरह की हो। अभी तो फिर भी थोड़ा सा एक कदम बढ़ाया है सरकार ने भी कि भैया 5 साल पूरे होने चाहिए मार्च तक, तब तो आप इसको पहली में दाखिला दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, ऐसा कुछ कर दिया है नियम अब। तो इसलिए थोड़ा सा वो टाइम तो बढ़ाया है। लेकिन तो भी स्कूलों के चोचले और माँ बाप के चोचले कितने होते हैं। क्यों, पहले उसमें फिर एलकेजी हो जाएगी, यूकेजी हो जाएगी, नर्सरी हो जाएगी, अब नर्सरी के पहले भी प्री नर्सरी है। 2 साल का बच्चा जो बोलना नहीं सीखा है, आप उसको वहां पे अनजानों के बीच में भेज करके क्या बौद्धिक विकास करोगे। उसकी बौद्धिक क्षमता क्षीण हो जाएगी। आया समझ में? तो जल्दी मत मचाओ। वो आपके घर पे जितना अच्छा सीखेगा ना उतना वहां नहीं सीख सकता। ये हकीकत है। जो स्वयं बौद्धिक रूप से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति मेरी इस बात को समझ जाए। और अधिकांश लोगों की स्थिति ऐसी रहती है कि खुद की बौद्धिकता कमजोर है, तो वो बच्चे पर भी वो समाज की एक सोच थोप देते हैं, उसके बौद्धिक विकास को कुंठित कर देते हैं। हाँ, खुद के पास नहीं रखते। आजकल की माओ को तो खुद के लिए भी समय चाहिए ना, लेकिन इनकी वजह से हमको हमारे सजने संवरने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा है थोड़ी देर स्कूल में रहेंगे तो हम तो फ्री रहे हैं। ऐसी सोच भी रहती है माँ बाप, ऐसी बुद्धि है। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में अब शुरू से कोई धार्मिक माहौल तो मिला नहीं था, तो शुरू में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न रहे। इन्होंने उसको नाम दिया आशिकी। आशिकी, जैसे आज वो आशिकी बोलते हैं ना, वो आशिकी। आशिकी माने बस वो श्रृंगार रस, फालतू की बातें ऐसी। युवावस्था में ये दौर इसी तरह का रहता है, मन भटकने का चांस ज्यादा रहता है। तो वो शुरू में श्रृंगारिक कविताओं में ही मग्न रहे। इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस, नाम ही उसका नवरस था। नाम तो नवरस था लेकिन मुख्यतः श्रृंगार रस की थी। क्या 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस का ही वर्णन था, ज्यादातर उसमें श्रृंगार रस का वर्णन था। ये इस रस की एक उत्कृष्ट कृति थी। जब इन्होंने इनको दोस्तों को सुनाया, वाह 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 करने लगे, सबको बड़ा मजा आया। अब देखो, जैसे काव्य प्रतिभा जन्म से होती है, ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन भी किसी का जन्म से अपने आप होता है। तो जब वो सब वाह वाह कर रहे थे, सब तारीफ कर रहे थे और बहुत प्रशंसा कर रहे थे इनकी रचनाओं की और बहुत मजे ले रहे थे, उस समय इनके दिमाग में क्या विचार आया कि ये मैंने क्या कर डाला। ये जीव बिना सिखाए ही इन विषयों में, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में या ऐसी फोकटी बातों में तो अपने आप ही लग जाता है। मैंने इनको एक साधन और दे दिया। तो इधर तो ये रचनाएं सुनाए जा रहे थे और इधर तारीफें हो रही थी, ये विचार चला, हाथों हाथ पूरी की पूरी वो नवरस रचना फाड़ करके और गोमती नदी में बहा दी। पुल पर थे उस समय पर, उसकी पुलिया पर बैठे हुए थे और आपस में दोस्तों के साथ ऐसे ही आशिकी की बातें। लेकिन ये विचार आते ही हाथों हाथ फाड़ करके वही नदी में बहा दी। ये एक असली कवि की हिम्मत है। उसको परवाह नहीं है कि ऐसी रचनाएं तो मैं ढेरों कर सकता हूँ। आजकल तो कोई अपनी लिखी हुई एक लाइन भी बरसों तक संभाल कर रखता है, उसमें दम हो या नहीं। जो कवि है उसको कोई ऐसा आशय नहीं रहता कि ये सब जगह हाईलाइट हो, सब प्रकाशित करें इसको। ये अरे बेकार रचना है, लिख दी मैंने पागलपन, है ना। मैं लोगों को क्यों और बिगाड़ने का अवसर दूं। उदरदास जी ने लिखा ना, जैन शतक में देखा था, अंध असूझन की अखियान में झोंकत है रज राम दुहाई। क्या, बेचारे पहले ही तो अंधे, ये जगत के जीव पहले ही तो विषय भोगों में अंधे हो रहे हैं, और उस पर भी ये जो कुकवि हैं, उन्होंने कुकवियों के लिए लिखा वहां। ये जो कुकवि हैं, ये ऐसी खोटी बातें करके उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। अरे सूझते की आंखों में धूल झोंको तो भी उसको नजर नहीं आता, ये तो बेचारा पहले से ही अंधा था और इस अंधे की आंखों में और धूल झोंक दी, क्या देखेगा। तो ऐसा काम हमें करना उचित नहीं है। ऐसे विचार से विवेक जागृत होने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दिया। गोमती नदी बहती है वहां पर, है ना। मेरे ख्याल से आगरा का ही प्रसंग होगा, मुझे पता नहीं है। आगरा में गोमती है ना, यमुना है ये तो ध्यान है, गोमती भी है उधर ही शायद।
उसी तरफ है। इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्ममय हो गया और उसके बाद की रचित 4 रचनाएं प्राप्त। हालांकि बीच में बहुत लंबा समय है ना, अध्यात्म का जो उनको एक मार्ग मिला, वो थोड़ा रुक करके मिला, लेकिन वो धीरे धीरे धर्म के मार्ग में लग गए। अ, उनको थोड़े से लोग मिले, इसी संगति मिली, कुछ लोगों का गाइडेंस मिला, तो वो धीरे धीरे स्वाध्याय आदि से जुड़ने लगे, अभ्यास करने लगे, पढ़ने लगे, सीखे, बहुत सारी चीजें सीखे। तो उसके बाद की 4 रचनाएं उनकी मिलती: नाटक समय सार, बनारसी दास विलास, नाम माला और अर्ध कथा। तो नाटक समय सार अमृत चंद्राचार्य के कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है, किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति सा आनंद आता है। ये ग्रंथराज अध्यात्म सराबोर है। सरोवर नहीं है, सराबोर, अध्यात्म से सराबोर, यानी कि बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। नाटक समय सार, कुछ लोग ऐसा समझते हैं नाटक समय सार तो अधूरा था, ऐसा था वैसा था, छिटपुट करके लिखा है, बाद में लोगों ने जोड़ दिया, उसको एक रूप दे दिया। ऐसा नहीं है, वो भूल में है। क्योंकि मैंने सुना कुछ, किसी एक विद्वान ने इस तरह का भी कह दिया या, कि नाटक समय सार तो बिखरा हुआ था, बाद के किसी विद्वान ने जोड़ करके और उसको एक व्यवस्थित रूपरेखा दी। ऐसा नहीं है भाई, इसकी प्रशस्ति खुद बनारसी दास जी ने लिखी है। जिस ग्रंथ की प्रशस्ति स्वयं वो कवि लिखे, इसका मतलब स्वयं ने उसने पूर्ण किया है। वो जो बात है वो बनारसी विलास के संबंध में है। आया समझ में? बनारसी विलास अलग से नहीं लिखा था बनारसी दास जी ने। विलास माने क्या होता है कि किसी कवि के काव्य रचनाओं का संकलन। तो संकलन उनके लगभग 50-100 साल बाद कोई व्यक्ति हुए, वो भी विद्वान थे, उन्होंने वो संकलन पूर्ण किया और उसको एक व्यवस्थित रूप दिया। वो बनारसी विलास का किस्सा है, नाटक समयसार का नहीं। नाटक समयसार तो खुद बनारसी दास जी ने पूर्ण किया, उसकी तिथि लिखी है ना? तिथि मुझे बराबर ध्यान नहीं, लेकिन शायद 1691 या 1693, दोनों में से कोई एक संवत की बात है। उन्होंने खुद ने लिखा है बनारसी दास जी। तो बनारसी दास जी ने खुद ने ही वो रचना पूर्ण की थी और खुद ने ही उसको एक व्यवस्थित रूप दे रखा था, खुद ने ही वो अध्यायों का वर्गीकरण सब कर रखा था। समझ में ही बात? इसलिए कभी किसी की बात ऐसी सुनो तो चक्कर में मत आना, भ्रम में मत आना। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार खुद ने ही पूर्ण किया था। क्या है नाटक समय सार में? कि समय सार ग्रंथ में अ, मूल ग्रंथ तो कुंदकुंदाचार्य का, ये आप सबको ध्यान, और उस पर टीका अमृत चंद्राचार्य की, संस्कृत टीका। उसी टीका के अंतर्गत 278 श्लोक है, ठीक है ना? तो इतने श्लोक हैं उसमें, 415 गाथाएं और 278 श्लोक। कलश, कलश कहा जाता है। उस कलश की टीका राजमल जी पांडे ने लिखी थी, पांडे राजमल जी ने। वो बनारसी दास जी से पहले के थे। तो बनारसी दास जी ने वो कलश टीका पढ़ करके, वो अध्यात्म संत उनको हुई ना, कलश टीका पढ़ करके और अध्यात्म की प्राप्ति उनको हुई। हालांकि शुरू में गड़बड़ भी हुई उनको, है ना, लेकिन बाद में सुधार भी हो गया। तो वो कलश टीका पढ़ने के बाद उनको ऐसा विचार आया कि ये कलश तो संस्कृत में है, और संस्कृत सबको आती नहीं है। वो युग था भी सही साहित्य का, काव्य का और हिंदी परिवर्तन का। तो उन्होंने उन कलशों का सार लेकर, एज इट इज कलश के ऊपर नहीं है वहां तक, उन कलशों का सार लेकर के अपनी भाषा में और कुछ और विषय जोड़ करके उन्होंने नाटक समयसार की रचना की। नाटक समयसार वास्तव में समयसार जी की टीका का ही नाम है, क्योंकि खुद अमृत चंद्राचार्य ने उसको एक नाट्य का रूप दिया। अथ बंध निष्क्रांत, अथ संवर प्रविशति, ऐसा सब लिखा है उन्होंने, कि अब संवर प्रवेश करता है, अब बंध निकलता है। वो बिल्कुल नाटक के अंकों की तरह लिखा हुआ है, इसलिए उसको पहले समयसार नाटक ही कहा जाता था। किसको? समयसार जी टीका सहित को, अमृत चंद्राचार्य की टीका को समयसार नाटक कहा जाता था। उसके आधार पर समयसार कलश टीका राजमल जी पांडे ने बनाई, और उसको आधार बना करके बनारसी दास जी ने ये नाटक समयसार भाषा भाषा रची, यानी कि नाटक समयसार नाम से ये काव्य रचना है। इसको भी नाटक समयसार नाम दिया। समयसार नाटक, नाटक समयसार, दोनों नाम मिलते हैं। वैसे सही नाम समयसार नाटक है। तो यहाँ नाटक समयसार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि दोनों नाम ज्यादा चलन में है। जैसे समयसार नाटक स्पष्ट रूप से नाम मिलता है।
ये लिखा ना, एक तरह से पद्यानुवाद है, किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति सा आनंद आता है। ये भले पद्यानुवाद, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र रचना हो ऐसा लगता है। वो तो 278 ही थे, यहाँ लगभग 750 800 छंद हैं बनारसी दास जी के नाटक समय साहब, इतने छंद हैं। ठीक है ना? ये ग्रंथराज अध्यात्म सराबोर, अध्यात्म से भरा हुआ है। अरे मूल ग्रंथ ही जब अध्यात्म का सिरमौर है, तो उसके आधार पे जो रचना होगी और बढ़ करके होगी, तो अध्यात्म तो उसमें भी हो गई। दूसरा ग्रंथ अर्थ कथानक, ये तो सर्टिफाइड हिंदी भाषा का प्रथम आत्मचरित्र है। ये जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ये भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हिंदी भाषा में सबसे पहला आत्मचरित्र अगर किसी ने लिखा तो वो बनारसी दास जी। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि अगर हिंदी साहित्य का कोई प्रोफेसर होगा, हिंदी डिपार्टमेंट वाला अच्छा पढ़ा लिखा होगा, तो निश्चित रूप से उसको बनारसी दास जी का परिचय होगा ही। क्योंकि आत्मचरित्र लिखने की जो विधा है वो चालू इनसे हुई। इसके पहले किसी का याद आता हो तो बताइए आप जैसे जीवनी पढ़ते हैं ना बड़े बड़े लेखकों की, बड़े बड़े नेताओं की। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, वो क्या नाम था उसका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस तरह का कुछ नाम था उसका। है? नेहरू जी की आत्मकथा है, बड़े बड़े लेखकों की आत्मकथा है, प्रेमचंद की जीवनी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी है। ये सब तो बहुत बाद के हैं। हमारे पास तो इतनी पुरानी जीवनी मौजूद है। नाम क्या दिया? अर्ध कथानक। अपने आप में एक प्रौढ़तम कृति। क्यों प्रौढ़तम क्यों कह रहे हैं? प्रौढ़ किसको बोलते हैं? बहुत से लोग समझते हैं प्रौढ़ माने बूढ़ा। प्रौढ़ कक्षा है, बाल कक्षा और प्रौढ़ कक्षा, ये तो क्या, एक मैं शिविर वालों की भी गलती मानता हूँ इसमें। उस बाल कक्षा और प्रौढ़ कक्षा, उसमें नाम क्या देते हैं वो? प्रौढ़ कक्षा किनके लिए? कि वो जो उसमें बड़े बुजुर्ग जाके बैठते हैं, बाल कक्षा बच्चों की। अरे भैया प्रौढ़ माने जिसकी बुद्धि प्रौढ़ हो गई है, समझदार हो गया, उसको प्रौढ़। हाँ मेच्योर, मेच्योर सही शब्द है उसके लिए। प्रौढ़ यानी मेच्योर। अब मेच्योर का अर्थ बूढ़ा नहीं होता, मेच्योर का अर्थ की परिपक्व। आया समझ में? प्रौढ़तम क्यों लिख रहे हैं? कि इतनी परिपक्वता है इसमें कि खुद की सारी गलतियों को भी वैसे ही उजागर किया जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्या कहे, अपने जो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें हैं, जो कुछ भी तारीफ लायक बातें, उनको उजागर करता है। उस तरह से इन्होंने जरा भी परवाह नहीं की कि मेरी गलतियां देख करके कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या छवि बनेगी, उनको परवाह ही नहीं। इतनी प्रौढ़ता, इतनी प्रौढ़ता। जैसे होता है ना कई बार, अभी हमारे जीवन में हम जो गलतियां करते हैं अभी बोलने से कतराते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद, 70 75 के हो जाए तो अरे देखो हमने भी ऐसी ऐसी गलतियां की हैं, ऐसा पागलपन किया है। एक समय बीतने पर जब बुद्धि परिपक्व होती है तो अपनी गलतियों का भी निष्पक्ष विवेचन अपन कर सकते। वो प्रौढ़ता, इसलिए प्रौढ़तम कृति है। प्रौढ़तम क्यों? कि किसी की भी आत्मकथा इतनी सच्ची होती नहीं। गांधी जी की आत्मकथा देखोगे खुद की गलतियां नहीं बताएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की देखोगे खुद की गलतियां थोड़ी बहुत जो एक सहज स्वीकार्य हो वो बता देंगे। लेकिन मेरी सोच ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, ये पंचम काल में जो अपना ऐसा जीवन है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो वो खुल करके बोलने से कतराता है। उसको अपनी एक इमेज की परवाह होती है। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी अपने जीवन में ऐसी ऐसी गलतियां अपन ने की। भले आप किसी को, होता है ना कोई एक व्यक्ति होता है जिसको अपनी सब बातें बता देता है, लेकिन सब बातें बताने पर भी कुछ बातें तो गोल कर ही जाए। बनारसी दास जी ने पूरा पूरा का पूरा विषय खोल करके रख दिया, पूरा जीवन खोल करके रख दिया। जीवन में जो बड़े बड़े अपराध हुए वो भी खोल करके रख दिया। क्या आया समझ में? जो जो उन्होंने गलतियां की सब, इसलिए प्रौढ़तम कृत। इसमें कवि का 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है। आईने के रूप में जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, और नाम है अर्ध कथानक। तो वास्तव में तो पूर्ण कथानक ही है वो। क्यों? क्योंकि 55 साल का जीवन तो लिख दिया उन्होंने। 57 की तो कुल आयु ही थी। क्या उस जमाने में लगभग 110 की आयु मानी जाती थी, तो 110 के हिसाब से 55 वर्ष का जीवन तो उन्होंने लिख दिया पूरा। अब वो 55 के बाद रहे कितने? 55 साल तक का जीवन लिखा तो 55 तो पार कर ही चुके थे, मतलब लगभग लगभग 56 के आसपास होंगे।
उसकी वो अपन तारीख देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने वर्ष के थे, है ना। क्योंकि संवत 1643 के तो पैदा हुए थे, और कौन से संवत में इनका मरण हुआ और कौन से संवत में अर्धकथानक लिखा गया वो सब उपलब्ध है। तो 57 में इनकी मृत्यु हुई थी, और लगभग 56 के आसपास ये लिख रहे थे, क्योंकि 55 तक का लिखा है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि 55वें जन्मदिन पे पूरा 55 का हो गया पूरा, है। थोड़ा बहुत समय लिखने में भी लगाया हो। तो सोचो, पूरा का पूरा जीवन ही आ गया, पूरा जीवन आ गया, पूरी जीवनी लिख डाली उन्होंने। 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है। बनारसी विलास कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ। ये संग्रह बाद के किसी विद्वान ने किया था। बनारसी दास जी की छोटी मोटी बहुत सारी रचनाएं थी, उन सब रचनाओं का संकलन करके बनारसी विलास बनाया। तो वो इसके बारे में थी बात, और किसी विद्वान ने वो नाटक समय सार के बारे में बोल दी। ये नाटक समय सार तो पुरानी, मतलब ऐसे ही छिटपुट लिखा था, कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया, व्यवस्थित नहीं लिखा था। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना। पूरी तरह से व्यवस्थित ग्रंथ है नाटक समय सार, विषयानुसार ही चला है, और आखिर तक उन्होंने पूरा किया है। ठीक है। अब दो रचनाओं का नाम इसमें और नहीं लिखा। कौन सी दो रचनाएं? परमार्थ वचनिका, उपादान निमित्त की चिट्ठी, ये इनके नाम तो इसमें आई। वो भी तो रचनाएं है ना, भले छोटी हो लेकिन है तो सही। जैसे टोडरमल जी की एक रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी मिलती है, ऐसे इनकी वो दो चिट्ठियां भी मिलती, तो वो भी इनकी रचना है। तो 6 रचनाएं अपने को ज्ञात है। छोटी मोटी और भी बहुत सी है, लेकिन वो सब बनारसी विलास में संकलित है। हाँ, बहुत सो ने क्या किया, वो जो बनारसी विलास है उसके अंदर ही वो दोनों चिट्ठियां शामिल कर रखी। पुराना जो प्रकाशन हुआ, जैसे नाथुराम जी प्रेमी ने प्रकाशित किया था बहुत पहले, संवत सन 1911 के आसपास ही, जब मोक्षमा प्रकाशक छपा ना पहली बार, उसके आसपास ये भी छपी थी बनारसी विलास की, है ना। सन मुझे बराबर ध्यान नहीं, लेकिन है लगभग 100 साल पुराना तो है। तो उस टाइम पे उन्होंने वो दोनों चिट्ठियां भी बनारसी विलास के अंदर ही छपी। और आप लोग उस पुस्तक से उन्होंने जो बनारसी दास जी के संबंध में लिखा वो जरूर पढ़े। बनारसी दास जी की जीवनी जो मिलती है वो जरूर पढ़े। 2-3 जगह मिलेगी अच्छी से। एक तो नाथुराम जी प्रेमी ने जो बनारसी विलास छापा था वो, दूसरा अपने टोडरमल स्मारक से बनारसी विलास, बनारसी विलास के अलावा अर्धकथानक तो पूरा छपा हुआ ही है, उसमें तो पूरी जीवनी मिल जाएगी। नाटक समय सार की प्रस्ताव, नाटक समय सार जो छपा है सोनगढ़ से अथवा स्मारक से, उसकी प्रस्तावना में आप इनका परिचय जरूर पढ़ें। ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ लीजिएगा, आपका मन हो तो जरूर पढ़ें, है ना। अगर एक जीवन में किस तरह से धैर्य रखा जाए, कैसे अपना दिमागी संतुलन बराबर रखा जाए, ये सब बातें जानना है तो इनका जीवन एक बार तो पढ़ने लायक। यूं भी और चीजें पढ़ते हैं तो ये तो पढ़ने जैसा है। और अंतिम है नाममाला, ये कोश काव्य। इसको आप कह सकते हो हिंदी की एक पुरानी डिक्शनरी है, क्योंकि पहले इसी तरह से कोश लिखे जाते। डिक्शनरी को भी तो कोश ही कहते हैं, शब्द कोश। तो ये अलग अलग तरह के कोश हुआ करते थे। तो नाममाला एक कोश है, जिसमें एक ही नाम के आपको कई नाम मिलेंगे, पर्यायवाची भी मिलेंगे, है ना। पहले की डिक्शनरी इसी तरह की होती थी, कोश ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने बनारसी दास जी का परिचय देखा है। अभी तो समय अपना होने को है, तो ये जो सप्त व्यसन का पाठ है इसको अपन अगले हफ्ते देखेंगे। छंद जरूर आज अपन बोल लेते हैं। मैं छंद बोलता हूँ, आप रिपीट कीजिएगा इसे। जुआ आमिष मदिरादारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। धर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। इसमें थोड़ा सा सुधार है। तो जुआ में है ना, जुआ आएगा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, नहीं तो छंद टूटेगा आपका। और बनारसी दास जी के छंद टूटते नहीं। बनारसी बनारसी दास जी के छंद पूरे मीटर में चलते। जुआ आमिष मदिरा दान, ठीक है ना। अगला छंद जो है उसमें भी पहले एक सुधार कर लीजिएगा जिनके पास पुस्तकें हैं। अशुभ में हार, शुभ में जीत, ये शुभ में जीत नहीं आएगा, शुभ जीत में हटेगा यहाँ से, क्योंकि मैं लगाओगे तो आप बोल नहीं पाओगे। अब मैं छंद बोलता हूँ, उस आधार से आप वहां पे करिए।
अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म देह की मगन ताई यह मांस भखी वो। मोह की गहल सो अजान यह सुरापान कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। निर्दय वे प्राण घात कर वो यह शिकार पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। प्यार सो पराई सोज गही बेकी चाह चोरी ऐसा तो व्यसन विडारी ब्रह्म लखी वो। ऐसा ये छंद है। सात व्यसन का इसमें इन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों रूप दिखाया है। माने द्रव्य व्यसन भाव भाव व्यसन, ये सारी बात इसके अंदर आएगी। ये अपन अगले हफ्ते इन छंदों पर, छंद का अर्थ तो बता देता हूं मैं क्योंकि अभी 5 एक मिनट है अपने पास, बाकी विस्तार से चर्चा अपन अगले हफ्ते करेंगे। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी। जुआ, जुआ जानते हैं, द्यूत है ना, जुआ खेलना, वो सट्टा वगैरह जो होता है वो सब जुआ में। आमिष, आमिष बोलते हैं मांस, आमिष माने मांस, तो मांस भक्षण आमिष। मदिरा शराब पान, शराब पीना। दारी, दारी माने वेश्या। आया समझ में, दारी शब्द वेश्या के लिए आता है, दारा नहीं दारी। दारा तो बोलते हैं पत्नी को और दारी बोलते हैं वेश्या। ये दोनों में अंतर है, मात्रा का अंतर होता है, देखो बहुत गड़बड़ हो जाती है क्या। दारा तो पत्नी है, धर्म पत्नी, और दारी हो वेश्या। आखेटक, आखेट माने शिकार। चोरी जानते ही, पर नारी भी जानते हैं, पर स्त्री रमन। ए ही सात व्यसन दुखदाई, कि ये जो सात व्यसन हैं ये दुखदाई हैं, दुख देने वाले हैं। दुरित, मूल दुर्गति के। दुरित है, दुरित माने पाप रूप है, खोटे कार्य है। मूल दुर्गति के, और दुर्गति के ये मूल है, खोटी गति पहुंचाने वाले हैं। माने उसके मूल कारण है एक तरह से, खोटी गति में पहुंचाने के मूल कारण। द्रवित, ये सातों व्यसन, अब ये देखो द्रव्य और भाव बता रहे हैं। द्रवित ये सातों व्यसन, ये सातों व्यसन अगर द्रव्य रूप से देखा जाए, माने बाहरी क्रिया देखी जाए, तो दुराचार दुख धाम। कैसे है ये दुराचरण है, बाहरी ये सातों व्यसनों का जो आचरण है ये दुराचार है और दुख धाम है, दुख का धाम है, दुख देने वाला है। इनमें दुखी दुख मिलेगा वर्तमान में भी और भविष्य में भी। और भावित, भाव व्यसन कौन है, भावित अंतर कल्पना, मृषा, मोह, परिणाम। भावित रूप से देखा जाए, द्रव्य रूप से देखा तो वो बाहरी क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं है ना, लेकिन भावित अंतर कल्पना, भाव रूप से देखें, भाव व्यसन किसको कहेंगे कि अपने अंतरंग की ही मृषा, मोह, परिणाम रूप कल्पना। मृषा यानी झूठ, मोह यानी मिथ्या, तो ही सही। और इसके जो परिणाम होते हैं, यानी कि ऐसे जो भाव होते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो राग द्वेष मोह रूप जो विपरीत परिणाम, जिसमें विपरीतता बहुत हो, ऐसे परिणाम, ये भाव व्यसन है। तो ये द्रव्य व्यसन भाव व्यसन की एक तरह से छोटी सी परिभाषा दी। अब ठीक है साहब, भाव व्यसन आपने कह तो दिया, लेकिन सात व्यसन घटित कैसे करोगे अपने भावों पर। तो उसके लिए फिर बनारसी दास जी ने छंद दिया। अशुभ में हार शुभ जीत यह द्यूत कर्म। अशुभ में यानी कि पाप के उदय में, प्रतिकूलता में हार मानना, उससे अपने को हारा हुआ समझना। शुभ जीत और पुण्य के उदय में, अनुकूलता में अपने को जीता हुआ समझना, यह द्यूत कर्म, यही हो गया जुआ। ध्यान रखिए, आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल क्या थी, शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार। वही बात है, अशुभ में हारा हुआ समझ लिया, शुभ में जीता हुआ समझ लिया, ये जुआ है इसका। मांस भक्षण किसको कहेंगे, देह की मगनताई, देह में मग्न रहना, देह का मग्न बना, शरीर में मग्न रहना, यह मांस भक्षिबो, ये मांस भक्षण। अभी सिर्फ अपन शब्दों का अर्थ देख रहे हैं, विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में करेंगे अपन। ये मांस भक्षण। मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, सुरापान यानी मदिरापान। शराब पीना किसको कहा, मोह की गहल सो अजान, मोह की यानी मिथ्यात्व की गहल, गहल यानी नशा, मिथ्यात्व के नशे में अनजान बना रहना, ये सुरापान है, मदिरापान जैसा है। और वेश्यागमन, कुमति की रीति गणिका को रस चखी को। कुमति की रीति, खोटी बुद्धि की रीति, खोटी बुद्धि की परंपरा चलाना, खोटी बुद्धि का अनुसरण करना, ये गणिका का रस चखना है। गणिका माने वेश्या,
वेश्या गणिका को रस चखिबो यानी वेश्यागमन करना। तो ये वेश्यागमन। शिकार कैसे लगाओगे भाव में? निर्दय वे प्राण घात करबो यह शिकार। निर्दय होकर के प्राणों का घात करना। किसके प्राणों का? कि अन्य जीव के प्राणों का अथवा स्वयं के। वैसे यहाँ स्वयं की बात लगेगी, क्योंकि भाव व्यसन बता रहे हैं ना, वो तो द्रव्य व्यसन में आ ही गया शिकार। तो निर्दय होकर के प्राणों का घात करना यानी राग द्वेष आदि के माध्यम से स्वयं की ही हिंसा करना, वो शिकार है, खुद का ही शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी। पर नारी संग, पर नारी तो स्पष्ट ही से पर स्त्री गमन। उसके साथ ही पर बुद्धि का परखना, दूसरे की बुद्धि का परखना कि देखें इसको आता है कि नहीं, इसको नीचा दिखाएं, इसको नहीं मालूम होगा, इस तरह की बात करें जिससे इसको नीचा देखना पड़े, इसको पता ही नहीं होगा, ऐसा दूसरे की बुद्धि को परखना, वो पर नारी गमन जैसा है। अंतिम, प्यार सो पराई सोच कही बेगी चाह चोरी। पराई सोच, पराई वस्तु, सोच यानी वस्तु, प्यार सो, प्यार से यानी राग पूर्वक, उसमें आसक्ति पूर्वक राग पूर्वक अन्य की वस्तु को ग्रहण करने का जो भाव है वो चोरी है ना। भाव चोरी इसी को कहते हैं। तो भाव चोरी वो है। यही सातों व्यसन, ये सातों व्यसन हैं विडारी ब्रह्म लखी हो। इनको विडार करके, दूर करके, टाल करके ब्रह्म लखी हो, आत्मा को देखना। क्यों? क्योंकि सात व्यसन में लगा हुआ जीव कभी आत्म स्वरूप का ज्ञाता नहीं हो सकता। इसलिए आत्म स्वरूप को जानने के लिए आपको सप्त व्यसन का त्यागी तो होना ही पड़ेगा। द्रव्य व्यसन, भाव व्यसन, इन सभी प्रकार के व्यसनों का त्याग होगा। अभी तो अपन ने सिर्फ ये छंदों का शब्दार्थ देखा है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा अपन अगले शनिवार को करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। अभी अपन ने बनारसी दास जी का जीवन परिचय और ये सप्त व्यसन का छंद सामान्य रूप से देखा, है ना। एक बार ये छंद बोल लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। जुआ आमिष मदिरा दारी, आंखें टक चोरी पर नारी, ए सात विसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना, वृषा मोह परिणाम। अशुभ में हार शुभ जीत यह, द्युत कर्म देह की मगन ताई यह, मांस भकी हो मोह की गहल सो अजान यह, सुरापान कुमति की रीति गणिका को रस चखी हो। निर्दय वे प्राण घात कर वो यह, शिकार पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। प्यार सो पराई सोच गही बेकी चाह चोरी, ए सातों विसन विडारी ब्रह्म लखी वो। बोलिए। सर ये बनारसी दास जी की मृत्यु के बारे में क्या लिखा हुआ है? मतलब समाधि मरण हुआ है या किसी का बीमारी वश का, क्या है, कुछ पता है? बनारसी दास जी की मृत्यु वैसे स्वाभाविक मृत्यु ही थी। अपने को शंका इसलिए होती है कि कम उम्र में 57 अपने लिए कम दिखती है ना। लेकिन ऐसा एक उल्लेख मिलता है, इनका अंतिम छंद भी उस समय का लिखा हुआ मिलता है। उस टाइम पे ये देखो आध्यात्मिक थे और इनको सही मार्ग मिल ही चुका था, तो ये तो पक्की बात है कि आत्मानुभवी थे, है ना। अब अंत समय पे, अब अंत समय में दशा बिगड़ती है, तो जो भी परिवारजन या और जो भी कुछ होंगे, क्योंकि परिवार में तो कोई ज्यादा लोग थे नहीं, वो लोग सोच रहे शायद कुछ धन माया में इनके प्राण अटक। उन्होंने इशारा किया ऐसे 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 करके, तो लिखने का इशारा किया। तो उनको एक वो स्लेट पेन वगैरह जो भी उस जमाने में चलता था वो ला करके दिया गया। उन्होंने आखिर में क्या लिखा? ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरि मोहना, है प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जु सोहना। या पर जय को अंत अवश्य करी मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। ज्ञान रूपी कुतक्के से, ज्ञान रूपी करोत से, है वो अरि, अरि कौन? शत्रु, जो मोह था, उस मोह शत्रु का नाश कर दिया। और उसकी वजह से प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, अनंत सोहना, सोहना समझते हैं, एकदम सुहावना है, अत्यंत सुशोभित ऐसा सुहावना स्वरूप मुझको प्रकट हो गया है।
और इस पर्याय का अंत तो यहाँ होने ही वाला है। बनारसीदास जी सब जा रहे हैं छोड़ के, अब वापिस आने वाले नहीं। ये अंतिम छंद उन्होंने उस समय पे मृत्यु शैया पर लिखा। तो इससे अपने को समझ में आता है कि मरण तो उनका बहुत शांत परिणामों पूर्वक ही हुआ था, है ना। बाकी कुछ रोग वगैरह था या क्या था, इसके संबंध में तो पढ़ने को मिलता नहीं। हाँ, इतना जरूर है 57 वर्ष की आयु में उनका मरण हुआ था। संवत 1700 बैठता है शायद, 1700 या 1701, वो तिथि देखनी पड़ेगी, लेकिन वो है सब 57 की उम्र में इनका मरण हो गया था, है ना। ऐसा है। चलिए आगे पाठ के संबंध में चर्चा अपनी अगली कक्षा में रहेगी। आज तो अपना शाम को वैसे भी चर्चा का विषय है, वो अपन देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे मित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह उपकार, इसके लिए धन्यवाद, वंदन शत बार, वंदन शत बार। चिन्वानी माता की जय हो, चिन्वानी माता की जय हो, चिन्वानी माता